Everyone, welcome back to another video. Today we will deal with consideration, which is another very important aspect of a valid contract. इससे पहले हमने contract का meaning, offer और acceptance जो है previous videos में already हम उसको पढ़ चुके हैं. If you have not yet watched that video, I'll put links in the description box. You can check that out. अब now let's come back to consideration. Consideration जो है it's a part of a contract. Define किया गया है इसको section 2D में. हमको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट चालू किस चीज़ से होता है, ऑफ़र से होता है. जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तब एक प्रॉमिस बनता है. ओके, प्रॉमिस जो है वो एक अग्रीमेंट होता है. अग्रीमेंट जब लीगल इन्फोर्सेबल हो जाता है तब दैट इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट फाइनली जाके. अब कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्ट होता है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन बेसिकली कि अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके बदले वो क्या ले रहा है. ठीक है, अगर ए बोलता है कि I have a chocolate which I would like to sell to B for 2 rupees. ठीक है, तो I would like to sell, I have a chocolate which I'll sell it to B for 2 rupees. अब जो ये 2 rupees है यहाँ पे this forms consideration. ठीक है, ये consideration है कि आप कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे कर रहे हो, किस चीज़ की अदला बदली जो है वो यहाँ पे हो रही है. तो this 2 rupees is consideration. अब consideration जो है लॉ में हम पढ़ते हैं कैसे होता है. सबसे पहले आ जाओ डेफिनेशन के ऊपर. हमारी बेयर एक्ट में क्या डेफिनेशन दी है कंसिडरेशन की. बेयर एक्ट के सेक्शन 2 के डी में दी हुआ है कंसिडरेशन की डेफिनेशन. इसको अच्छे से रट लेना बिकॉज यहाँ डी में जो है वो दिया हुआ है. इसको अच्छे से रट लेना बिकॉज एग्जाम में अगर पूछा गया व्हाट इज कंसिडरेशन तो बेयर एक्ट की डेफिनेशन बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है, बहुत ऑथेंटिक और रिलायबल है, तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. अगर तुम अपनी समझ की डेफिनेशन लिखोगे तो उतने मार्क्स शायद ना मिले. अच्छी डेफिनेशन लिखोगे तो योर चेकिंग पर्सन विल बी मोर इम्प्रेस्ड. ओके, तो सेक्शन 2D में क्या दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. हम यहाँ पे किसकी डिज़ायर की बात कर रहे हैं, प्रोमिसर की. प्रोमिसर कौन बंदा होता है, प्रोमिसर वो बंदा है जिसने ऑफर किया. ठीक है, ये पहले सबसे पहले जो जब ये ऑफर करता है तो ये होता है ऑफरर, ये होता है ऑफरी. ठीक है, ये ऑफर कर रहा है, ये उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा. जब ये ऑफर जो है एक्सेप्ट हो जाता है तो दिस ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस. है ना, ये जो ऑफर है ये एक प्रॉमिस बन जाता है. ए ने बी को प्रॉमिस किया. प्रॉमिस बनने के बाद ए क्या बन जाएगा, प्रॉमिसर, और बी क्या बन जाएगी, प्रॉमिसी. ओके, तो ये हमारा जो है टर्मिनोलॉजी है. तो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, वो बंदा जिसने ऑफर किया था उसके डिज़ायर पे, ठीक है, उसकी विल पे. डिज़ायर इन द सेंस वो क्या चाहता है आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पे ए चाहता था कि मैं अपनी 2 रुपये जो ये चॉकलेट है ये मेरे को, मैं बी को बेचूँ और उसके बदले मुझे 2 रुपये मिले. तो यहाँ पे ए का डिज़ायर क्या है, 2 rupees. Okay, what does A want out of the contract? He want his money, that is 2 rupees. Okay, 2 rupees बहुत कम अमाउंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन कितने अमाउंट की होनी चाहिए. विल नॉट डील विद दैट एस्पेक्ट राइट नाउ, दिस इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल सेक. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर कंसिडरेशन होनी चाहिए. मतलब कंसिडरेशन प्रोमिसर को क्या चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट से, वो होनी चाहिए. अब ए को जो है वो चॉकलेट बेचनी है, 2 रुपये में बेचनी है, बट बी क्या बोल रहा है, बी मैं तेरे को 2 रुपये नहीं दूंगा, उसके बदले मैं तेरे को एक चॉकलेट दे दूंगा दूसरी. ठीक है, दूसरे ब्रांड की मैं भी तेरे को एक चॉकलेट दे दूंगा. हम बार्टर सिस्टम करते हैं, अदला बदली करते हैं. तो क्या ये ए का डिज़ायर है, नहीं. जो कंसिडरेशन है वो सबसे पहले होनी चाहिए डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर के ऊपर. ए को क्या चाहिए, उसको चाहिए 2 रुपये. बी अगर उसके बदले उसको एक चॉकलेट देगा तो उसको हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, उसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट फ्रेज. फ्रेज क्या बोलता है, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. हम इसको पार्ट्स में पढ़ रहे हैं. ठीक है, डेफिनेशन को, ये जो बड़ी सी इतनी बड़ी डेफिनेशन दिया मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके जो है मैं तुमको बता रही हूँ. नाउ द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन. अब हम यहाँ पे किसकी बात करें, जहाँ जब प्रोमिसर के डिज़ायर पे. अब प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन की हम बात कर रहे हैं फुलफिलमेंट ऑफ कंसिडरेशन की, कि चलो डिज़ायर तो प्रोमिसर का हो गया, पर उस कंसिडरेशन को, उस कंडीशन को जो 2 रुपये चाहिए ए को, वो उसको कौन फुलफिल करेगा, कौन उसको कंप्लीट करेगा. या तो वो प्रॉमिस ही करे या तो कोई दूसरा पर्सन भी कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फुलफिलमेंट ऑफ कंसिडरेशन आती है, मतलब कि 2 रुपये जो है वो या तो बी दे उसको, जो यहाँ पे हमारा प्रॉमिस ही बन के बैठ गया, जो या तो बी दे उसको 2 रुपये, या कोई हमारा थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन भी दे सकता है. अब इसके लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार फॉर 4 लाख रुपीज़ टू बी. अब इसमें इसका डिज़ायर क्या है, 4 लाख रुपये. इसको 4 लाख रुपये चाहिए. बी के पास इतने पैसे नहीं है बट उसको ऑफर अच्छा लगा, उसको ऑफर चाहिए. बी क्या बोलेगा, बी एक बैंक के पास जाएगा, बैंक से लोन लेगा, बैंक ए को दे देगी 4 लाख रुपये.
तो हमारा फुलफिलमेंट ऑफ कंसिडरेशन हो गया, ए को 4 लाख रुपए मिल गए, उसका डिजायर जो था, बट दिया किसने? बैंक ने। बैंक यहाँ पे क्या बन जाती है? थर्ड पार्टी। तो ज़रूरी नहीं कि जो कंसिडरेशन है उसको फुलफिल बी ही करे या प्रॉमिस ही करे, या तो वो प्रॉमिस ही कर सकता है या तो कि थर्ड पार्टी भी जो है उस कंसिडरेशन को फुलफिल कर सकती है। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे जब मैं एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़ाऊंगी। तो दिस, अगर आप शॉर्ट में समझना चाहो तो दिस इज प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। ओके, तो ये इतनी सी बात हो गई हमारी कि व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन, अब वो करते क्या है? हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। प्रॉमिस इज टू डू और टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि जब प्रॉमिसर के डिज़ायर पे प्रॉमिसी या कोई भी दूसरा बंदा जो है कोई काम करता है, हैज़ डन प्रेजेंट टेंस में कोई काम करता है, या फिर प्रेजेंट टेंस में कोई काम नहीं करता। ओके, कॉन्ट्रैक्ट दोनों के लिए हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट या तो किसी चीज़ करवाने के लिए हो सकता है या किसी चीज़ को ना करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हमारा प्रॉमिस या कोई पर्सन कोई चीज़ करे या ना करे, या फिर अब प्रॉमिस इज टू डू, अब यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे प्रॉमिस ही है वो प्रॉमिस करता है कि मैं फ्यूचर में ये काम करूँगा या फिर फ्यूचर में ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो या तो वो कंसिडरेशन प्रेजेंट में है या तो वो कंसिडरेशन फ्यूचर में फुलफिल करेगा। ओके, प्रेजेंट पे मतलब अभी के अभी, और फ्यूचर में मतलब कि मुझे अभी सामान नहीं चाहिए, मुझे 2 महीने बाद सामान चाहिए, तो मैं तुमको 2 महीने बाद पैसा दूंगा। ओके, तो या तो वो आप कंसिडरेशन प्रेजेंट में फुलफिल कर रहे हो या फिर आप फ्यूचर में फुलफिल कर रहे हो। ओके, यू आर डूइंग समथिंग और यू आर नॉट डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस एक्ट को, इस एब्स्टिनेंस को या इस प्रॉमिस को ही हम कंसिडरेशन बोलते हैं। जो आप एक्ट कर रहे हो, जो आप एक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर जो आपने प्रॉमिस किया है, इसी प्रॉमिस को हम कंसिडरेशन बोलते हैं। ओके, सो दिस वाज द डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन यही है। अब आ जाओ एक सिंपल सी 3 लाइन की डेफिनेशन या समझने के लिए। हम कंसिडरेशन को बोलते हैं प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। जो प्रॉमिस किया है उसका प्राइस होती है कंसिडरेशन। ओके, अब एक और डेफिनेशन देख लो। जस्टिस पैटरसन ने थॉमस वर्सेस थॉमस 1842 में एक डेफिनेशन दी थी। अब आप डेफिनेशन थोड़े अच्छे ज्यूरिस्ट की या ऑथर की लिखोगे तो ज़्यादा वट पड़ेगा आंसर में। ठीक है, टीचर को भी आपके आंसर्स पसंद आएंगे। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सिंपल सी है, समझ भी आ जाएगी। क्या बोला जे पैटरसन ने बोला, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग विच इज़ ऑफ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। आइज ऑफ लॉ की मतलब लॉ के सामने जब किसी चीज़ की कोई वैल्यू है तो उसको ही हम कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देख लेना, ईजी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वील डील विद द एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एक वैलिड कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, एक सही कंसिडरेशन के लिए, जो लॉ में सही कंसिडरेशन मानी जाए, उसके एसेंशियल्स क्या हैं, उसकी नेसेसरी चीज़ें, एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, अब ये जो है मैंने डेफिनेशन से ही उठाई है। जो 2D में डेफिनेशन दी है ये सेम चीज़ें मैंने इसी में से उठाई है। देखो आ गया ना, फर्स्ट है द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। तो ये एसेंशियल्स जो हैं वो डेफिनेशन से ही मैंने उठाए हैं, उसी को हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे बस। नाउ एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, एक्ट और एब्सटेंस विच इज टू बी कंसिडरेशन मस्ट बी डन और प्रॉमिस टू बी डन अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। मैंने अभी आपको बताया कि डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्यों ज़रूरी है? बिकॉज प्रॉमिसर ही ऑफर करता है कि मुझे ये काम करवाना है। अब ये वाली बात है कि अगर ए को उसकी कार 4 लाख में बेचनी है बी को, और उसको कैश चाहिए 4 लाख, ही वांट्स इन कैश, बी उसको 4 लाख का सोना देगा, गोल्ड देगा, तो क्या ये ए का डिज़ायर है? डज ही वॉन्ट इट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? नो, ही डज नॉट। तो क्या ये वैलिड कंसिडरेशन होगी? ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, वो जो कंसिडरेशन होनी चाहिए दैट शुड बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। दूसरी आ जाओ, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। दिस व्हाट टॉक्स अबाउट ऑफ द प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, जो मैंने आपको बताई। जो कंसिडरेशन है या तो वो प्रॉमिसी फुलफिल करेगा या कोई थर्ड पर्सन या कोई दूसरा पर्सन भी उसको फुलफिल कर सकता है। अब इंग्लिश लॉ क्या बोलता है इस बारे में? हम इंग्लिश लॉ की बात क्यों इतना बार बार हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सुनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मानते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो 1872 का लॉ है ना। 1872 में आया है, ये देख लो यहाँ पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 में ब्रिटिश रूल था। ठीक है, वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल, इंडिपेंडेंट नहीं था इंडिया तब, ब्रिटिश रूल था। तो ब्रिटिशर्स फॉलो करते थे इंग्लैंड के लॉ को, तो इसलिए इंग्लिश लॉ जो है वो इंग्लैंड का लॉ है। तो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट में बार बार इसे पढ़ते हैं। काफ़ी केसेस में इंग्लिश लॉ अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो
इंग्लिश लॉ क्या बोलता है कि जो कंसिडरेशन है दैट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी एंड प्रोमिसी ओनली, मतलब कि उसे सिर्फ प्रोमिसी ही फुलफिल करेगा, उसको एक्ट को, उस एब्सटिनेंस को, उस प्रॉमिस को सिर्फ प्रोमिसी ही निभाएगा, या प्रोमिसी ही जो है अपना इट विल फुलफिल इट विल कंप्लीट इट। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि दिस व्हाट इट कॉल्स प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। हम कंसिडरेशन को सिर्फ दो लोगों के बीच में ही रखना चाह रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे अंडर इंग्लिश लॉ। पर इंडिया क्या बोलता है, इंडिया की पोजीशन है कि इट्स नॉट एप्लीकेबल हियर एज कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब भी हमने पढ़ा डेफिनेशन में 2D में कि प्रोमिसी निभाए चाहे कोई थर्ड पर्सन निभाए, मेन क्या है, काम होने से मतलब है, कंसिडरेशन फुलफिल होने से मतलब है, कंसिडरेशन कंप्लीट होने से मतलब है। तो इंडिया बोलता है इट कैन बी द प्रोमिसी और इट कैन बी एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट है किसका, कंसिडरेशन का जो हमारा मूवमेंट है वो या तो फिर जो है हमारा प्रोमिसी से हो सकता है या तो किसी थर्ड पर्सन से हो सकता है। दैट व्हाट इंडिया सेज। इंडिया को ये नहीं है कि नहीं प्रोमिसी ही निभाएगा अगर उसने बोल दिया तो एक बार में, नहीं, इट कैन बी एनी अदर पर्सन ऑल्सो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड एसेंशियल। थर्ड एसेंशियल है हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग। हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग मतलब कि ये वाला पार्ट जो हम बोल रहे थे ये। अब हमारा एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कंसिडरेशन या तो एक एक्ट है या तो एक एब्सटिनेंस है जो आपने या तो पहले ही कर लिया है, जो कि अभी प्रोग्रेस में है, या फिर आप उसको फ्यूचर में करने के लिए बोल रहे हो। ओके, तो an act which had already been done in response to the promise is referred to as an executed consideration। अब कंसिडरेशन जो है वो या तो जो कंसिडरेशन है वो प्रेजेंट में हो सकती है कि ए ने 2 रुपये की चॉकलेट बी को बेची, बी ने 2 रुपये दे दिए ए को। दूसरा जो है वो फ्यूचर में हो सकती है कि ए ने बोला कि मुझे अपनी कार बेचनी है बी को, बी ने बोला मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आई विल गिव यू द मनी आफ्टर 3 months। तो वो एक्ट कब कर रहा है, इन फ्यूचर। ठीक है, दिस कंसिडरेशन का एक्ट विल हैपन इन फ्यूचर। बोलता है मैं 3 महीने के बाद देखो दे दूंगा 4 लाख रुपए। अब एक आता है पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन वो होती है जो आप पास्ट में मतलब पहले ही कर चुके होते हो। ठीक है, एन एक्ट विच यू हैव डन इन द पास्ट। प्रॉमिस से पहले ही अगर आज कॉन्ट्रैक्ट बना तो आपने उसकी कंसिडरेशन पहले ही कर चुके हो, उसको हम पास्ट कंसिडरेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो ए का जो है वो पर्स गुम हो गया। ठीक है, ए लॉस्ट हिज पर्स, बी ने जो है उसको पर्स ढूंढ के फाइंड करके दिया। ठीक है, बी फाउंड इट एंड वो उसको लेके आया। ए ने बोला कि जस्ट बिकॉज यू गॉट मी माई पर्स आई विल गिव यू 500 रुपीज़, लेट्स टेक 500 रुपीज़। ओके, आई विल गिव यू 500 रुपीज़। अब यहाँ पे जो ये एक्ट है बी का ढूंढने का वो पास्ट में हो चुका है ना, जब उसका पर्स गुम हुआ था पास्ट में वो एक्ट बी कर चुका है। पर जो ये 500 रुपये है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब बना, ए जो है वो तब बना जब बी ने उसको ला के दिया। तो दैट्स हाउ अ पास्ट कंसिडरेशन इज एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये हमारी पास्ट कंसिडरेशन होती है। ये समझ आ गया कि व्हाट इज पास्ट कंसिडरेशन। तो हम इसको एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी है कंसिडरेशन, वो एक्ट और एब्सटिनेंस ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब पास्ट कंसिडरेशन इंग्लिश लॉ नहीं मानता मतलब इंग्लिश लॉ बोलता है, बहुत ओल्ड प्रिंसिपल इंग्लिश लॉ का, कि जो कंसिडरेशन है दैट शुड बी कंटेम्पोरेनियस विद द प्रॉमिस। मतलब कंसिडरेशन और प्रॉमिस साथ साथ चलना चाहिए, कोई पास्ट में नहीं होगा। If act done before any promise is made, then it's called past consideration, and past consideration is no consideration under English law. English law past consideration को कोई भी consideration नहीं मानता, उसको valid नहीं मानता है। एक हमारा एक आध केस हो सकता है जिसमें पास्ट कंसिडरेशन को वैलिड माना गया हो। हम लोग एक केस जो है ये वाला पढ़ लेते हैं। केस का नाम है लैम्पलिग वर्सेस ब्रैथवेट 1615। पास्ट एक्ट डन एट रिक्वेस्ट विल बी अ गुड कंसिडरेशन फॉर अ सब्सिक्वेंट प्रॉमिस। अगर आप किसी पर्सन को रिक्वेस्ट करते हो कि मेरा ये काम कर दो एंड दैट पर्सन डज द एक्ट, तो दैट कंसिडरेशन भले वो पास्ट में हुई हो, दैट पास्ट कंसिडरेशन विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, उसी की बात हो रही है कि अगर कोई काम बोला गया है एंड दैट पर्सन डज दैट एक्ट, रिक्वेस्ट जो की गई है
दैट पर्सन डज द एक्ट, तो वो जो है वैलिड कंसिडरेशन जो है मानी जाएगी. नाउ मैं ये जो केस लॉ है एक हम इससे पढ़ लेते हैं. दिस इज़ द बुक दैट आई यूज़ फॉर कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बुक है अवतार सिंह की. यू कैन ऑल्सो रेफर इट, इट्स रियली गुड. तो बी आई हैव सम case laws that you can see from here. Let me just see if I can find it. Yeah, I have it here only. Consideration में ही है पे हम लोग ना. We were talking about ये वाला केस ना, past and executed consideration, past voluntary. Yes, we were talking about this one. ये रहा, past act at request will be a good consideration. Generally इंग्लिश लॉ क्या बोलता है कि past consideration कोई consideration नहीं होती, पर कुछ केसेस में इंग्लिश लॉ, जैसे कि एक केस मैंने बताया आपको लैम्पलेग वर्सेस ब्रैथवेट जो केस है, इस केस में स्पेसिफिकली इंग्लिश लॉ ने क्या बोला कि past consideration को हम लोग जो है वैलिड कंसिडरेशन मानेंगे अगर वो कंसिडरेशन का एक्ट आपने रिक्वेस्ट पे किया हो, कि किसी ने आपको रिक्वेस्ट की और आपने वो एक्ट किया हो, तब वो जो प्रॉमिस बन गया वो प्रॉमिस वैलिड होगा और आपको फिर बाद में वो देनी पड़ेगी. अब इसका केस का फैक्ट्स क्या है कि द डिफेंडेंट हैविंग कमिटेड अ मर्डर रिक्वेस्टेड द प्लेंटिफ टू लेबर एंड डू हिज एंडीवर टू ऑब्टेन पार्डन फ्रॉम द किंग. Plaintiff did his best to obtain king's pardon, riding journeying at his own expense. Afterwards, defendant promised the plaintiff to give euro 100, and then refused to pay. He was then, however, held liable. तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें जो हमारा एक पर्सन था, समझ लो हम उसको ए ले लेते हैं, ठीक है. तो जो इसमें ए था उसने एक मर्डर कर दिया, एंड देन उसके बाद जो उसका लॉयर था बी, या जो भी पर्सन था जो ये सब काम करता है, उसको बोला कि प्लीज़ मुझे जो है इस केस से छुटवा दे, ठीक है, मेरे को एक केस जो है उसको मेरे को बरी करवा दे इस केस में. तो जो ए था हमारा उसने किया मर्डर, उससे जाके बी को बोला हु माइट बी अ लॉयर और समबडी कि मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, आई डोंट वांट टू गेट कन्विक्टेड. तो बी ने जो है अपना सारा काम किया, उसने बी को क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि आई डोंट वांट टू गेट सेंटेंस्ड. तो बी ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट पे सारा काम किया एंड ही वॉज पार्डन इन द सेंस वो जो है उसको कन्विक्शन नहीं हुई, वो छूट गया, बाइज़त बरी हो गया. अब बी ने जितना भी काम किया उसके लिए उसने पैसे जब मांगे इससे कि मेरा इतना पैसा हुआ है, आई वॉन्ट यू टू गिव मी माई मनी बैक, तो ए ने क्या किया, ए ने इसको मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ये तेरे को पैसे नहीं दूंगा. बी गया कोर्ट ने क्या बोला कि इवन दो ये जो हमारा बी का एक्ट है ए को छुड़वाने का, ए को जो है बाइज़त बरी करवाने का, ये पास्ट में हुआ है, ठीक है, ये पास्ट में हुआ है, प्रॉमिस से पास्ट में हुआ है. बट इवन दो दिस एक्ट वाज डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए ने बी को रिक्वेस्ट किया, तब बी ने ये काम किया. तो दिस कंसिडरेशन, अब ए को जो है वो पैसा देना पड़ेगा इस कंसिडरेशन के लिए. ए ने प्रॉमिस किया था कि मेरे को यहाँ पे छुड़वा दे, ठीक है, तो अब जो है ए बैकआउट नहीं कर सकता एंड हैज़ टू गिव मनी टू बी. ये हुआ था इन द केस ऑफ लैम्पलेग वर्सेस ब्रेथवेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन लॉ. इंडियन लॉ क्या बोलता है, इंडियन लॉ के लिए कोई दिक्कत नहीं है. इंडियन लॉ मजे से रहता है, वो बोलते हैं कि पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड कंसिडरेशन मानी जाती है इन इंडियन लॉ. इंडियन लॉ को कोई दिक्कत नहीं है, और वो दो तरीके की पास्ट कंसिडरेशन को जो है वो वैलिड समझता है. पहला पास्ट वॉलंटरी सर्विस. वॉलंटरी सर्विस मतलब जो आपने खुद से की, मतलब कि अगर कोई आदमी डूब रहा है, ठीक है, अगर कोई आदमी डूब रहा है और आपने उसको, क्योंकि आपको स्विमिंग आती थी, आप जाके उसको बचा लिए, वो आदमी जो है फिर उसके बाद उस आदमी ने बोला कि तूने मेरी जान बचाई तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा करके, तो आप जाके बाद में वो पैसे नहीं दे रहा तो आप उससे पैसे ले सकते हो, ठीक है. तो दिस इज़ कॉल्ड पास्ट वॉलंटरी सर्विस. वॉलंटरी थी क्योंकि जब वो डूब रहा था तो किसी ने आपको बोला नहीं कि तू जाके बचा, तुमने खुद जाके बचाया. पास्ट में हुआ बिकॉज उसने पैसे देने की बाद में की, राइट. एक्ट पहले हो चुका था, डूबने से बचाने का एक्ट पहले हो गया था, पैसा उसने बाद में देने की बात की, तो दिस इज़ पास्ट वॉलंटरी सर्विस. तो पास्ट कंसिडरेशन है यहाँ पे, इंडिया इसको वैलिड मानता है. तो जब अगर वो पैसा नहीं देगा आपको, वो 500 रुपये की, तूने मेरी जान बचाई तो मैं को दूंगा, बट उसने नहीं दिया, तो बाद में आप जाके कोर्ट में बोल सकते हो कि आई वॉन्ट माई 500 रुपीज़. फिर है पास्ट सर्विस एट रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट वाला जो हमने अभी केस पढ़ा वो वही था कि उसने जो है लॉयर को रिक्वेस्ट की कि मुझे इस केस से छुड़वा दे, मुझे इस केस में नहीं फंसना. उसने वो अपना काम किया, उसने अपनी कंसिडरेशन की, भले वो पास्ट में की. तो अब आप
जब वो उससे आपसे पैसे मांग रहा है उस केस में काम करने के लिए, तो अब आप उससे पैसे जो है वो नहीं आप रिफ्यूज़ कर सकते, यू हैव टू गिव मनी टू दैट पर्सन। तो इंडिया में जो है पास्ट कंसिडरेशन को गुड कंसिडरेशन माना जाता है। लास्ट हमारा एसेंशियल है, सच एक्ट एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। वो एक्ट एब्स्टिनेंस जो हमने यहाँ पढ़ा था, दिस एक्ट एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। इन तीनों चीज़ों को जो है हम कंसिडरेशन मानते हैं, उस एक्ट को, एब्स्टिनेंस हो या प्रॉमिस को। यहाँ पे हम बात करेंगे जो एक्ट है, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस है, उसका नेचर क्या है ना, कि मतलब वो जो एक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, अगर वो कोई काम नहीं कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द कंसिडरेशन। अब इंग्लिश कॉमन लॉ क्या बोलता है कि कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, देयर मस्ट बी सम वैल्यू अटैच टू इट। बिना वैल्यू की कंसिडरेशन या वैल्यूलेस कंसिडरेशन जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इंडिया में भी in the case of चिदम्बरा अय्यर वर्सेस PS रंगा अय्यर 1966 क्या बोला गया था, कंसिडरेशन शॉल बी समथिंग विच नॉट ओनली द पार्टीज रिगार्ड बट द लॉ ऑल्सो रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू। कंसिडरेशन ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो ना सिर्फ पार्टीज़ के लिए बट लॉ अगर देखें, लॉ के नज़रिए से भी किसी ना किसी वैल्यू की होनी चाहिए। अब हम वैल्यू जो है वो हम एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं वो मैं केस लॉ से तुमको समझाती हूँ। ये देखो, ये हमारा जो केस लॉ है यहाँ पे, ये वाला स्टेवर्ट वर्सेस केसी, नो दिस इज नॉट द वन, दिस वन ओके। यहाँ पे जो हमारा केस लॉ है वाइट वर्सेस ब्लूएट, इसको मैं नॉर्मल समझाती हूँ। बेसिकली जो है ए जो है वो, हाँ हमारा जो ए है वो सन है बी का, ठीक है, बी इज़ द फादर ऑफ ए, और सन का ना कुछ पैसे देने हैं, मतलब इसका ये ना डेप्ट में है, उसको पैसे देने हैं फादर को, ओके। अब सन बोलता है, हमेशा उसको ना वो ताना मारता था, एंड ही यूज्ड टू टेल हिज फादर कि स्कोल्ड हिज फादर कि आपने मेरे को अब मेरे बाकी भाई बहनों जितना प्यार नहीं दिया है एंड आप बायस हो मेरी तरफ, ऐसे टाइप का। अब फादर इन तानों से, इन झगड़ों से तंग आके वो क्या बोलता है कि जो भी पैसे तूने मेरे को देने हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको 10,000 देने थे, तो फादर क्या बोलते हैं, जो 10,000 है ये तू मत दे मेरे को, डू नॉट रीपे दिस टू मी इन कंसिडरेशन ऑफ कि तू मेरे को ये ताने मारना बंद करेगा, ठीक है, तू मेरे को ये 10,000 रुपये डोंट कर, रीपे मत कर, इन कंसिडरेशन ऑफ कि तू मुझसे लड़ाई झगड़ा और ताने माने जो है मुझे वो मारना बंद कर देगा इस बात पे, ओके, डोंट फाइट विद मी इन कंसिडरेशन ऑफ दैट। अब यहाँ पे हमारी कंसिडरेशन क्या है कि तू अब मुझसे लड़ेगा नहीं, मुझे ताने नहीं मारेगा। क्या ये कंसिडरेशन कोई वैल्यू की है इन लॉ? नहीं। इस केस में इस कंसिडरेशन को गुड कंसिडरेशन नहीं माना गया, इसको सफिशिएंट कंसिडरेशन नहीं माना गया। तो यही बात हो रही है कि अगर आप कोई कंसिडरेशन किसी केस में देख रहे हो या दे रहे हो तो दैट कंसिडरेशन शॉल बी ऑफ सम वैल्यू। अब उसकी वैल्यू चाहे 2 रुपये हो, चाहे 4 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ भी हो, बट कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ओके। फालतू वैल्यूलेस कंसिडरेशन को कोर्ट वैलिड नहीं मानता। नाउ एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन की बात करते हैं। एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर ए को एक मर्सिडीज़ बेचनी है, मर्सिडीज़ कार, ओके, अब ब्रांडेड लग्जरी कार जो है वो बेचनी है बी को। ए अब उसको बेच रहा है बी को सिर्फ 5 लाख में, जबकि मर्सिडीज़ की रियल वैल्यू, मार्केट वैल्यू देखो तो इट्स 50 लाइक मोर देन 50 लाख, राइट, 50 लाख 80 लाख की से ऊपर है स्टार्टिंग मॉडल मर्सिडीज़ का। ए उसको बेच रहा है बी को 5 लाख रुपए में, तो क्या ये कंसिडरेशन एडिक्वेट है मार्केट वैल्यू के लिए? ये कंसिडरेशन तो वैल्यूएबल नहीं है, उतनी एडिक्वेट नहीं, एडिक्वेट तो नहीं है। पर कोर्ट को क्या इससे फ़र्क पड़ता है? नहीं, कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट क्या बोलता है कि तुम 80 लाख की 1 करोड़ की मर्सिडीज़ भले 5 लाख में बेचो, भले 2 लाख में बेचो, हमें उसकी एडिक्वेसी कि क्या वो इसके अमाउंट के एडिक्वेट है कि नहीं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी एडिक्वेसी से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, उस कंसिडरेशन की कोई वैल्यू होनी चाहिए। वो कंसिडरेशन एडिक्वेट हो चाहे ना हो, कोर्ट डज नॉट रियली केयर। यही बात जो है उसी को हम बोलते हैं एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे यही बात बोली गई है, जो वैल्यू है दैट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, है ना। ये रहा हमारा एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन।
नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी एडिक्वेट टू द प्रॉमिस. जो प्रॉमिस किया जा रहा है ज़रूरी नहीं है कि जो कंसिडरेशन है वो उसके एडिक्वेट हो. द एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज फॉर द पार्टीज टू कंसिडर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फॉर द कोर्ट व्हेन इट्स sought टू बी एनफोर्स्ड. आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि मैंने अपनी 80 लाख की जो मर्सिडीज़ है वो इसको 2 लाख में जो है वो दे दी या 5 लाख में दे दी. अब ए जाके कोर्ट के पास नहीं बोल सकता कि मैंने अपने घाटे करवाए और 2 लाख या 5 लाख में अपनी लग्जरी कार बेच दी. कोर्ट इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता. आपकी कंसिडरेशन थी, अब वो एडिक्वेट हो चाहे ना हो, प्रॉमिस के अमाउंट के इक्वल हो चाहे ना हो, कोर्ट डज नॉट केयर. ओके, कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ए बाद में कोर्ट के पास नहीं जा सकता. जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तब ए नहीं जा सकता कि मेरे साथ बुरा हुआ है, क्योंकि ए ने ही खुद ये कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुआ था. उसके बाद कंसिडरेशन भी ए और बी ने साथ में मिलकर डिसाइड की थी. तो नाउ व्हेन इट इज़ टू बी एनफोर्स्ड तब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, और कोर्ट को आपकी एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन से कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है. ठीक है, चाहे तुम 4 लाख में बेचो, चाहे 2 लाख में बेचो, चाहे कितने भी हज़ारों में बेच दो. ठीक है, तो दैट डज़ नॉट मैटर. इंग्लिश रूल इज सेम एज द इंडियन रूल. पहली बार इंग्लिश और इंडियन रूल सेम है. वो क्या बोल रहा है, अगर आप सेक्शन 25 देखो अपना इंडियन रूल का सेकेंड एक्सप्लेनेशन में, इंग्लिश रूल भी यही बोलता है कि हमको आपकी एडिक्वेसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप बहुत सारा सोना जो कि लाखों में है, अगर आप वो सोना कुछ चंद हज़ारों में बेच रहे हो तो भी कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपकी कंसिडरेशन वैल्यू वाली होनी चाहिए, मतलब वो पैसों के लिए होनी चाहिए या किसी एक्ट के लिए होनी चाहिए, वैल्यूलेस नहीं होनी चाहिए. बट एडिक्वेट है कि नहीं है वो कोर्ट नहीं देखेगा, वो आप खुद देख लो. ओके, तो इंडियन रूल भी यही बोलता है. अब हम एक बार जाके सेक्शन 25 देखें अगर वेयर एक्ट का, तो एक बार सेक्शन 25 देखोगे तो आपको बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ पता चलेगी कि सेक्शन 25 भी यही चीज़ बोल रहा है. वो क्या बोलता है कि एन अग्रीमेंट विद फ्री कंसेंट ऑफ प्रॉमिसर इज़ नॉट वॉइड म्योरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज़ इनएडिक्वेट. मतलब कि अगर किसी अग्रीमेंट में प्रॉमिसर का, ठीक है, अगर ये 80 लाख की अपनी मर्सिडीज़ 5 लाख में बेच रहा है, ये प्रॉमिसर है यहाँ पे, इसका कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे फ्री कंसेंट है. मतलब कि बी ने इसको धमकाया नहीं है, बी ने इसको ये नहीं बोला, झगड़ा नहीं किया कि तू मेरे को 2 लाख में दे. बी का कोई लेना देना नहीं है. ए सामने से बोलता है कि मैं तेरे को इतने सस्ते में दूंगा, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है. वॉइड मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, जस्ट बिकॉज इसने अपनी लग्जरी कार सस्ते में बेच दी. ठीक है, उससे कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यही हमारा सेक्शन 25 बोलता है. सेकेंड एक्सप्लेनेशन एक बार जाके देख लेना, मैं ये दिखा देती हूँ, नहीं तो बेयर एक्ट में एक बार. we're talking about section 25 explanation 2. See, it talks about past consideration. No, not this one, wait a minute. Section 25 this is the subsection. Now we're talking about explanation 2 here. यहाँ पे an agreement which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate, but the inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of the promisor was freely given or not. ठीक है, अगर आपका कंसेंट फ्री है तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कोर्ट को कि आपकी जो कंसिडरेशन है वो इनएडिक्वेट है या ठीक है. ओके, आप अपनी कार कितने में बेचो उससे कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप खुद माने हो उतने में बेचने के लिए, अगर आप खुद से बोल रहे हो कि मैं अपनी लग्जरी कार 2 लाख में सस्ते में बेचना चाह रहा हूँ, तो कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी कंसेंट, आपका विल जो है वो फ्री है और कोई मजबूरी की वजह से आप नहीं बेच रहे. ओके, सो दिस वाज consideration. I hope you have understood. These are the essentials of consideration. यही है मेन हमारा consideration का पूरा concept. Thank you for watching the video.